हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आप सभी तो अब तक यह जान ही गए होंगे कि प्रतिदिन दूरदर्शन पर आपका विद्यालय चलता है, आपकी कक्षाएं भी लगती हैं और साथ साथ आप रोज एक प्रेरक कहानी भी सुनते हैं जो आपके पथ प्रदर्शक होते हैं। आशा करती हूँ आपको घर पर ही विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा। आपकी पढ़ाई भी लगातार हो रही होगी और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बस हो जाइए आज भी तैयार। और हाँ, अपने पास अपनी कॉपी एवं कलम रखना ना भूलें। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपको अपने कॉपी में जरूरी बातों को नोट करना है और यदि अध्याय से संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आए तो उसे भी नोट अवश्य करना है। रेडी हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड में सबसे पहले कक्षा 6 के विज्ञान के अति आवश्यक पाठ भोजन जरूरी है से शुरू करेंगे। उसके बाद क्लास 7 के विज्ञान के अध्याय जल के अंतर्गत इसके संरक्षण और महत्व को जानेंगे। तत्पश्चात एक बार फिर हम सभी तैयार रहेंगे एक रोचक और लाभप्रद वीडियो देखने को, तारा है तैयार। और अंत में वर्ग 8 के विज्ञान विषय के अध्याय तड़ित और भूकंप की जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन जरूरी है। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहले भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य पोषक तत्व के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे पोषक तत्व के कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खाद्य पदार्थ से, जो हमारा आखिरी अध्याय था। हम जानते हैं कि पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में इडली डोसा खाया जाता है, गुजरात में ढोकला, बिहार में लिट्टी चोखा, तो झारखंड में ढुसका और छिलका रोटी इत्यादि खाए जाते हैं। अब हमने खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं इन सब के बारे में इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ लिया, पर इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर खाद्य पदार्थ इतने जरूरी क्यों हैं। अब ये हम जानते हैं कि भोजन बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर भोजन क्यों जरूरी है, तो आप यही कहेंगे कि भोजन के बिना जीवन असंभव है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भोजन से हमें आखिर ऐसा क्या मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में कि आखिर भोजन हमें क्या देता है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो भोजन जो है वो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व देता है। ये जरूरी पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा की। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जरूरी होता है जिससे कि हम अपने जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें कर सकें। कार्बोहाइड्रेट आखिर फिर मिलता किन चीजों से है? तो ये हमें चावल से मिलता है, ये हमें ब्रेड से मिलता है, चपाती या रोटी जो होती है उनसे मिलता है, आलू और केलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर वर्धक होता है। अब मान लीजिए आपको कभी कहीं पे चोट लग गई, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है। अब मान लीजिए वो ठीक ही ना हो तो दरअसल जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है उसके कारण जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर प्रोटीन किन किन खानों में होता है। ये पल्सेस यानी कि जो हमारे दाल होते हैं उनमें होता है, दूध में होता है और दूध से बनी सारी चीजों में जैसे कि बटर, दही, घी, बाकी चीजों में होता है। ये अंडों में भी होता है, मछलियां और जो मीट यानी कि मांस होता है उसके अंदर प्रोटीन
पाया जाता है। अब हमारा जो ऊर्जा था वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा, और जो हमें चोट वगैरह लगेगी वो प्रोटीन ठीक कर देगा। परंतु हम बीमार भी तो पड़ते हैं, तो हमारे शरीर को कुछ ऐसा भी चाहिए जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करे। तो वहाँ पे काम आता है विटामिन और खनिज। ये हमारे शरीर की रोग से लड़ने में सहायता करता है। दरअसल विटामिन बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी आदि। इन सभी के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। वहाँ हम ये भी जानेंगे कि कौन सा विटामिन किससे मिलता है। अभी हम बात करते हैं रुक्षांश की। रुक्षांश का मतलब होता है रेशे। ये पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ये हमें मिलते हैं बादाम से, ब्रोकली, जो मछलियां होती हैं उनसे, और गाजर इत्यादि। वहीं हम जल भी पीते हैं। जल का काम होता है ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें अवशोषित करना। ये हमारी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है तो उसका पता कैसे लगाएंगे? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर, आयोडीन का सॉल्यूशन और पिसे हुए आलू। हम क्या करेंगे? प्रोसीजर ये है कि हम जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसकी कुछ बूंदें आलू के अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो रंग है वो बदल जाएगा। रंग थोड़ा सा नीला और थोड़ा काला होने लगेगा। इसका मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ हमने डाला उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था। चलिए जानते हैं कि प्रोटीन के बारे में कैसे पता लगाएंगे। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का पता लगाने के लिए हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर, CuSO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करेंगे कि हम टेस्ट ट्यूब में एग डालेंगे, क्योंकि हमें पता है एग में प्रोटीन होता है, तो उसका चेक करना ज़्यादा सही बनता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर CuSO4 डालेंगे। CuSO4 डालने के बाद जब अगर हम सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कलर है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर कलर बैंगनी हो जाता है इसका मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ था उसके अंदर प्रोटीन था। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वसा की उपस्थिति का पता कैसे चलता है। इसका पता लगाना सबसे आसान है। मान लीजिए अगर आपको पता लगाना है किसी पदार्थ में वसा है या नहीं, तो आपको बस कागज चाहिए। मूंगफली में वसा होता है तो हम यहाँ पर उसी का उदाहरण लेते हैं। मूंगफली को अगर हम कागज में दबाएं और उसके बाद कागज को निकाल कर देखें तो कागज पर तेल के धब्बे आ जाएंगे। अगर किसी पदार्थ से कागज के ऊपर तेल के धब्बे आते हैं इसका मतलब उस पदार्थ में वसा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना मुख्य पोषक तत्व के बारे में, जहां हमने मुख्य पोषक तत्व पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि। और उसके बाद हमने जाना कि पोषक तत्व और उनके कार्य क्या होते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में और उनके स्रोत के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के भोजन खाए जाते हैं? ए. विभिन्न प्रकार के, बी. एक ही प्रकार के, सी. शाकाहारी या डी. मांसाहारी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. विभिन्न प्रकार के। भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहते हैं? ए. पोषक, बी. ऊर्जा, सी. ढोकला या डी. लिट्टी चोखा। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. पोषक। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए हम आलू के ऊपर
किसका घोल डालते हैं? ए जल, बी आयोडीन, सी कॉपर सल्फेट या डी कास्टिक सोडा। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी आयोडीन। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए किस अनाज का चूर्ण लेते हैं? ए चावल, बी दाल, सी गेहूं या डी मक्का। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी दाल। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ए ऊर्जा, बी प्रोटीन, सी वसा या डी उपर्युक्त सभी। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए ऊर्जा। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे जंतु के बारे में, जहां हम जानेंगे कि जंतु आखिर क्या खाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि पौधों के कितने भाग होते हैं और हम किस पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। पर चलिए एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? इस प्रश्न को हमने आखिरी जो वीडियो थी उसमें भी देखा था, और हमने जाना था कि सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, परंतु कैसे? चलिए उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी किसी शेर को घास खाते हुए देखा है? अब शेर गली में तो घूमते नहीं, तो हमने नहीं ही देखा होगा, परंतु हम जानते हैं कि शेर घास नहीं खाते। तो घास आखिर कौन खाता है? घास को तो गाय खाती है, शेर थोड़ी खाता है। तो अब हमें ये पता चला है कि जो शेर है वो घास नहीं खाता, परंतु शेर मांस को खाता है, और गाय मांस नहीं खाती, वो घास खाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जंतु हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो इससे जंतु अलग अलग तरीके के भाग में बांटे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं। उदाहरण के लिए गाय और खरगोश। इसके बाद बात आती है मांसाहारी जीव की। मांसाहारी जीव वो जंतु होते हैं जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये पौधों को नहीं खा सकते। उदाहरण के लिए शेर और बाघ। अब कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पौधों को भी खा सकते हैं और जीवों को भी खा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे किसी जीव के बारे में? जरा सोचिए। ऐसे जो जीव होते हैं जो मांस को भी खाएं और पौधों को भी खाएं, इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी जीव। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम खुद, यानी कि मनुष्य, क्योंकि हम पौधों को भी खा सकते हैं और मांस मछली को भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर उदाहरण ले तो हम कह सकते हैं कौवा भी एक सर्वाहारी जीव है। उसके अलावा अगर हम कुत्तों की बात करें तो वो भी सर्वाहारी जीव में ही आते हैं। चौथी तरह के जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है कीटभक्षी जीव। ये कुछ जीव ऐसे जीव होते हैं जो केवल कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और इन्हें कहा जाता है कीटभक्षी। इनके उदाहरण हैं मेंढक और छिपकली। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये सिर्फ उन्हें खाया करते हैं। तो ये हमने जाना कि आखिर जो जीव होते हैं वो कितने तरीकों के भोजन को खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पौधों के बारे में। तो आखिर हम पौधों की बात क्यों कर रहे हैं ये जान लेते हैं। दरअसल जो मांस और अंडे होते हैं ये हम उतना ज़्यादा नहीं खाते। अगर आप भी देखेंगे तो घर में मांस और अंडे उतने ज़्यादा नहीं बनाए जाते जितना पौधे बनाए जाते हैं। घर में हमेशा सब्जियां बनती हैं, साग बनते हैं,
और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है अगर हम बात करें मांस मछली से। तो अब पौधों के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न ये है कि पौधों के कौन कौन से भाग खाए जा सकते हैं। अब ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पौधों में होते कौन कौन से भाग हैं। तो पौधों में एक तो पत्तियां होती हैं, दूसरा पौधों का तना होता है, पौधों में फूल भी होता है, और कलियां होती हैं और जड़ें होती हैं। और अगर हम किसी और पौधे की बात करें जो थोड़ा बड़ा हो, तो वहां पर पौधों में फल भी होते हैं। तो ये तो हैं पौधों के भाग। चलिए जानते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। हम आमतौर पर किसी पौधों के सभी भागों को नहीं खाते। हम किसी के पत्ते खाते हैं, तो किसी का तना, किसी पौधे का फल खाते हैं, तो किसी पौधे की जड़ को खाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। पालक की बात करें तो हम पालक के पत्तियों को खाते हैं। वहीं अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने की पत्तियां खाने लायक नहीं होती, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। गन्ने का हम तना खाते हैं क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चने, गेहूं और मक्के की, तो हम इनके बीज को खाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गाजर और अदरक जैसे जो पौधे हैं उनकी, तो इनके हम जड़ों को खाते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके हम 2 या 2 से अधिक भागों को खा सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी पौधे के बारे में सोच सकते हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों के हम बीजों का तेल बनाते हैं, जिसे हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम सरसों की पत्तियों की बात करें तो इसका साग भी बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि आखिर जंतु क्या खाते हैं, और हमने जाना कि भोजन के रूप में पौधों के भाग। धन्यवाद। ऐसे जंतु जो पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए. मांसाहारी, बी. शाकाहारी, सी. सर्वाहारी या डी. उपर्युक्त सभी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी. शाकाहारी। जो पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए. कीटभक्षी, बी. सर्वाहारी, सी. मांसाहारी या डी. शाकाहारी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है बी. सर्वाहारी। मेढक किस श्रेणी में आता है? ए. कीटभक्षी, बी. सर्वाहारी, सी. मांसाहारी या डी. शाकाहारी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. कीटभक्षी। चना, गेहूं, मक्का को हम किस रूप में खाते हैं? ए. बीज, बी. तना, सी. जड़ या डी. पत्तियां। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. बीज। किस पौधे के जड़ को हम सभी खाने में उपयोग करते हैं? ए. पालक, बी. मक्का, सी. गाजर या डी. सेब। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है सी. गाजर। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से
कम से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने अध्याय जल का भाग 1 किया था। आज की इस वीडियो में हम अध्याय जल का भाग 2 करेंगे। बच्चों, आपको याद है पिछली कक्षा में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था। वह प्रश्न क्या था? वह प्रश्न ये था कि हम अपने जल संकटों को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं या फिर हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। क्या आपको उसका उत्तर मिला? चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिला, इस वीडियो में आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल के स्रोत, भौम जल स्तर, जल प्रबंधन और पौधों पर जल के प्रभाव के बारे में। बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि जल चक्र में जो जल होता है वह वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करता है और फिर वर्षा के रूप में दोबारा पृथ्वी पर आ जाता है। तो देखते हैं जल के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। पहला होता है वर्षा का जल। हमारे देश में यानी कि भारत में अधिकतर मात्रा में जो जल है उसका मुख्य स्रोत वर्षा का जल ही होता है। जितना भी जल हमारे देश में है वह हमें वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा स्रोत है सतही जल। सतही जल के अंदर आते हैं हमारे अन्य स्रोत जैसे कि नदी, महासागर, झरने इत्यादि। वर्षा द्वारा प्राप्त अधिकांश जल सतही जल के रूप में नदियों, झीलों और झरनों में एकत्रित हो जाता है और जो जल बच जाता है वह भूमिगत जल के रूप में या फिर भौम जल के रूप में मिट्टी में रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है और मिट्टी में रिस कर पानी के जाने की इस प्रक्रिया को अंतः संयोजन कहा जाता है। और जो सतही जल भूमि के नीचे उपलब्ध होता है उसे भौम जल कहते हैं और भौम जल की ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसका स्तर अलग अलग होता है और इसी स्तर से हम नलकूपों या फिर कुओं द्वारा भूमिगत जल प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम भौम जल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि मानव जनसंख्या दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती जा रही है और इससे जो हमारे जल स्रोत हैं उन पर भी काफी दबाव पड़ रहा है। आप ये जानते हैं जो हमारे पास स्वच्छ जल उपलब्ध है उसका 70% जल सिंचाई में
प्रयोग हो रहा है ताकि हम बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। और इस कारण से हमारे भौम जल में भी काफ़ी कमी आ रही है। भौम जल के कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण कृषिगत उपयोग, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। दूसरा, वर्षा का असमान वितरण। हमारा वर्षा का जो वितरण है वह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से होता है, किसी में कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। तीसरा है वन की कटाई, और आजकल हम अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए वन की भी अधिक से अधिक कटाई कर रहे हैं। और चौथा है जल की बर्बादी। तो बच्चों, अब आप जान चुके हैं कि भौम जल किन कारणों की वजह से कम होता जा रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि वर्षा का वितरण हर जगह असमान होता है। तो चलिए अब हम झारखंड के वर्षा जल वितरण के बारे में जानते हैं। झारखंड में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है, जो कि अधिकतर जून से सितंबर माह के मध्य में होते हैं। पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से और मध्यवर्ती व पश्चिम भाग अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है। तो बच्चों, आप ये भी जानते हैं अब कि वर्षा जल का जो वितरण है वह कितना असमान है, और जल संकट भी हमेशा बना रहता है कि कब जल की कमी हो जाए पता नहीं। तो इसके लिए हमें जल का प्रबंधन करना चाहिए, और अनेक स्थानों पर पानी की सुनियोजित आपूर्ति के लिए पाइप का उपयोग होता है। और आपने देखा होगा कि पाइपों में से भी जल का रिसाव होता रहता है। तो बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इससे जल की कितनी बर्बादी होती होगी? और हम सभी अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी जैसे हम पौधों को पानी देते हैं तो हम पाइप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे जल की काफ़ी बर्बादी होती है। और मंजन करते समय भी हम कभी कभी नल खुला छोड़ देते हैं, उससे भी जल काफ़ी बह जाता है और उसकी बहुत बर्बादी होती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, जो वर्षा का जो जल होता है वह अधिकांशतः बह जाता है, पर आजकल हम वर्षा के जल को संग्रहित करके उसका उपयोग भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए करते हैं, और इसे वर्षा जल संरक्षण या फिर जल संग्रहण कहते हैं। पर आजकल वर्षा में भी भारी कमी हो रही है, और वर्षा जिन कारणों से कम हो रही है वह कुछ इस प्रकार है। पहला है पेड़ काटना। आजकल हम पेड़ बहुत काट रहे हैं, जिस कारण वर्षा में कमी आ रही है, और सड़कों का बनना तथा घरों के निर्माण से भी वर्षा के वितरण में या वर्षा के स्तर में भी काफी कमी आ रही है। और वर्षा में कमी होने के कारण हमारे लिए जो उपयोग का जल है उसकी उपलब्धता में भी कमी आ रही है, और जिन प्रदेशों में खेती की जाती है उन प्रदेशों में किसान को भी जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। परंतु सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए झारखंड जैसे प्रदेशों में ढोबा का निर्माण करवाया है, जिससे जल संग्रहित किया जा सकता है और बाद में उसका उपयोग सही ढंग से किया जा सकता है। बच्चों, आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में तो सुना ही होगा। ड्रिप सिंचाई योजना में क्या होता है? ड्रिप सिंचाई योजना में कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, और यह पानी सीधा उनकी जड़ों को दिया जाता है, और इससे जो जल है उसकी बर्बादी भी काफी कम होती है, और पौधों को भी संपूर्ण मात्रा में
जल प्राप्त होता है। और बच्चों, आप क्या जानते हैं अगर हम पौधों को पानी ना दे तो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? हाँ बच्चों, पानी ना देने पर पौधे सूख जाते हैं क्योंकि अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण विधि में पानी का उपयोग होता है। और अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वह अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिस कारण वह सूख जाते हैं। और पौधों के सूखने पर अन्य जीव जंतु जो कि उन पर निर्भर करते हैं उनको भी भारी मात्रा में हानि पहुंचती है। तो बच्चों, आज का यह हमारा अध्याय पूरा हो गया है और आज की इस वीडियो में हमने सीखा जल के स्रोत, भौम जल स्तर, जल प्रबंधन, पौधों पर जल के प्रभाव के बारे में। और हमारी अगली वीडियो में हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ए. जल, दाब और बर्फ। बी. जल, बल और वाष्प। सी. जल, बर्फ और दाब। या डी. ठोस, द्रव और गैस। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है डी. ठोस, द्रव और गैस। जल के रिसने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए. जल संचय। बी. अंत संयदन। सी. भूमिगत जल। या डी. वाष्पीकृत जल। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. जल संचय। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन को क्या कहा जाता है? ए. अग्नि चक्र। बी. वायु चक्र। सी. जल चक्र। या डी. इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है सी. जल चक्र। नदी, समुद्र, झील इत्यादि से जल वाष्पीकृत होकर कहाँ जाता है? ए. वायुमंडल में। बी. भूतल में। सी. नदी में। या डी. समुद्र में। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. वायुमंडल में। भूमि के नीचे वाले सतही जल को क्या कहा जाता है? ए. भूमिगत जल। बी. वायुमंडल जल। सी. भूतल जल। या डी. समुद्र। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ए. भूमिगत जल। आइए बच्चों, अब हम सभी मिलकर स्वच्छता संबंधी महत्वपूर्ण बातों को जानें और यह भी ध्यान दें कि यह हमें स्वस्थ रहने हेतु कितना आवश्यक है। हम सभी तारा है तैयार वीडियो को देखकर यह प्रतिज्ञा अवश्य लें कि हम अपने आप को हमेशा स्वच्छ रखेंगे और किसी भी बीमारी को आमंत्रित नहीं करेंगे। मैं बोर हो रही हूँ। ओह तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है?
कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक रोचक पाठ का अध्ययन करेंगे। वो पाठ है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में चक्रवात, भूकंप, तड़ित आदि परिघटनाओं के बारे में चर्चा की होगी। आपको पता होगा कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आज हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाली विनाशों को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
आज हम सबसे पहले तड़ित परिघटना के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे। आज हम इन चिंगारियों का कारण पढ़ेंगे। रगड़ द्वारा आवेशन। जब आप प्लास्टिक की कंघी या स्केल को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब वे भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। प्लास्टिक की कंघी तथा प्लास्टिक के स्केल को आवेशित करने की प्रक्रिया में बाल भी आवेशित हो जाते हैं। अगर आप रगड़ द्वारा आवेशित की गई वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक के स्केल को अगर आप कागज के टुकड़ों की तरफ लेके जाते हैं तो वे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेते हैं। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं। हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। दो गुब्बारे फुलाइए और उन्हें इस प्रकार लटकाइए कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप चित्र में देख सकते हैं। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रत्याकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और क्रियाकलाप कीजिए। आप एक पेन की बेकार रिफिल को लीजिए और उसे पॉलिथीन से रगड़िए और उसे कांच के ग्लास को स्टैंड के भांति उपयोग करते हुए उसे ग्लास में रखिए और उनमें से एक गुब्बारे को उसके पास लेके जाएं और आप पाएंगे कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का स्थानांतरण। आप एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह के साइड से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। उसमें एक छेद बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप एल्यूमीनियम की पन्नी की लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर साइज की दो पट्टियां काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार उन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए और गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि वह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा उसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए और प्रेक्षण कीजिए, तो आप पाएंगे कि एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं और समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती हैं और वे दूर हो जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित के समय कोई भी खाली स्थान सुरक्षित नहीं होता दोस्तों। गर्ज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाइए। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां या दरवाजे बंद होने पर ही आप भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप बाहर हैं, जैसे कि आप मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, खुली कारों में यात्रा कर रहे हैं,
तो आप सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। और अगर आप घर के भीतर हैं तो तड़ित टेलीफोनों के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के तारों पर कभी भी इन्हें नहीं छूना चाहिए। अगर आप इन तारों को छूते हैं तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है, इसलिए हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। भूकंप। भूकंप क्या होता है? क्या? भूकंप जो बहुत समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूप्रकृति के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, पर इन्हें नोटिस नहीं किया जा सकता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए एक विशाल भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप से बचाव। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकियों से बचाव करें। यदि अगर आप घर के बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें। किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्खलन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। तड़ित का प्रमुख कारण निम्न में से क्या है? ए. दाब, बी. ऊष्मा, सी. आवेशन या डी. दहन। इसका सही जवाब सी. आवेशन। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? ए. आकर्षित, बी. प्रतिकर्षित, सी. उपरोक्त दोनों या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब बी. प्रतिकर्षित। तड़ित से सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान निम्न में से क्या है? ए. छत के नीचे, बी. ऊंचा स्थान, सी. पेड़ के नीचे या डी. खुला पार्क। सही जवाब ए. छत के नीचे। भूकंप आने का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? ए. बादल गरजना, बी. पृथ्वी के अंदर चट्टानों का टकराना, सी. पृथ्वी का अत्यधिक गर्म होना या डी. पृथ्वी का अत्यधिक ठंडा होना। आप अपनी कॉपी में सही जवाब जल्द से जल्द नोट कर लें। और इस प्रश्न का सही जवाब बी. पृथ्वी के अंदर चट्टानों का टकराना। भूकंप आने पर अपने बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए. पेड़ के नीचे जाना चाहिए, बी. सीढ़ियों पर बैठ जाना चाहिए, सी. छत पर जाना चाहिए या डी. किसी बेंच, डेस्क आदि के नीचे छिपना चाहिए। और इस प्रश्न का सही जवाब डी. किसी बेंच, डेस्क आदि के नीचे छिपना चाहिए। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में
अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें, तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी नंबर है ramaavatar.singh1802@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431043527। आज के प्रसारण को पुनः देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 12 बजे के बाद कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, एक और जानकारी आपके लिए है जिसे सुनकर आप अपने इस प्रोग्राम में और अधिक रुचि लेंगे। आप सभी स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग तथा छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर पोस्ट कर सकते हैं। चयनित पोस्ट को हम समय समय पर आने वाले एपिसोड में प्रदर्शित भी करते रहेंगे। आप सभी के लिए अपनी कला को उभारने का भी यह एक सुनहरा अवसर है। बच्चे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे जो कि क्लास 6, 7 और 8 के होंगे, और आज की ही तरह हम कुछ प्रेरक कहानियां भी देखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।